Bihar B.Ed City Teaching Aptitude Practice Set 1, and this is all about me. Thank you. Welcome. हेलो एवरीवन, इंक्लूसिव टीचिंग जोन में आपका स्वागत है। आज हम टीचिंग एप्टीट्यूड यानी शिक्षण अभिक्षमता के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण से तात्पर्य है, यानी समाजीकरण यानी सोशलाइजेशन से तात्पर्य है। ऑप्शन ए है सामाजिक मानदंडों का सदैव अनुपालन करना। ऑप्शन बी है अपने सामाजिक मानदंड बनाना। ऑप्शन सी है समाज में बड़ों का सम्मान करना। ऑप्शन डी है सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। सामाजिक वातावरण में अनुकूलन यानी एडेप्टेशन, समायोजन यानी एडजस्टमेंट। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। सोशलाइजेशन क्या होता है? सोशलाइजेशन होता है सोशल नॉर्म्स, सोशल वैल्यूज, सोशल कल्चर को अडॉप्ट कर लेना ही सोशलाइजेशन कहलाता है। जैसे अरस्तु ने भी कहा है कि सामाजिक मानव एक सामाजिक प्राणी है। सोशलाइजेशन मुख्यतः दो प्रकार का होता है। पहला होता है प्राइमरी सोशलाइजेशन यानी मुख्य समाजीकरण, यह परिवार के अंदर में होता है, यह इनफॉर्मल होता है। दूसरा होता है सेकेंडरी सोशलाइजेशन, जिसे गौण समाजीकरण कहा जाता है, यह घर से बाहर होता है। यदि आपसे पूछ दे कि विद्यालय में कौन सा सोशलाइजेशन होता है, तो यह सेकेंडरी सोशलाइजेशन होता है, यह फॉर्मल होता है। इसके बाद है यदि आपसे पूछ दे कि मोस्ट क्रूशियल एज फॉर सोशलाइजेशन, तो यह अर्ली चाइल्डहुड होता है, जिसमें 2 से 6 वर्ष आता है। चाइल्डहुड यानी बाल्यावस्था को दो भाग में बांटा गया है। पहला होता है अर्ली चाइल्डहुड, जिसका एज है 2 से 6 साल। दूसरा होता है लेटर चाइल्डहुड यानी उत्तर बालावस्था, उसका एज होता है 6 से 12 वर्ष। यदि आपसे पूछ दे एडोलोसेंस यानी किशोरावस्था का क्या एज है, तो यह होता है 12 से 18 वर्ष। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कक्षा में अनुशासन यानी डिसिप्लिन बनाए रखने के लिए सर्वाधिक प्रभावशाली उपाय क्या है? सबसे ज़्यादा इफेक्टिव उपाय। ऑप्शन ए है अनुशासनहीन छात्रों को कक्षा से बाहर निकाल देना। ऑप्शन बी है शिक्षण में रोचक एवं व्यवहारिक बनाना। ऑप्शन सी है छात्रों के अभिभावकों को सूचित करना। ऑप्शन डी है अनुशासनहीन छात्रों के लिए विशेष सुविधा प्रदान करना। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। शिक्षण में रोचन यानी इंटरेस्ट और व्यवहारिक यानी प्रैक्टिकल बनाना, यह सबसे ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएगा। तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भाषा विकास में सहयोग करने का कौन सा तरीका गलत है? गलत है पूछ रहा है आपसे। ऑप्शन ए है बच्चे को बिना टोके प्रकरण पर बात करना। ऑप्शन बी है उसकी अपनी भाषा के प्रयोग को अमान्य करना। ऑप्शन सी है उसके प्रयोगों का समर्थन करना। ऑप्शन डी है भाषा के प्रयोग का अवसर उपलब्ध कराना। तो आपसे पूछ रहा है गलत है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। उसकी अपनी भाषा का प्रयोग को अमान्य करना, क्योंकि बच्चा जो भाषा बोल रहा है उसे आपको अमान्य नहीं करना है, उसे प्रमोट करना है। यदि आपके कक्षा में बहुभाषिता है यानी बहुत सारे भाषा के बच्चे हैं, तो उसे आपको अवसर के रूप में लेना है, न कि समस्या के रूप में। तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्रियात्मक अनुसंधान यानी एक्टिव एक्शन रिसर्च का क्या ऑब्जेक्टिव है? तो ऑप्शन ए है नवीन ज्ञान की खोज। ऑप्शन बी है शैक्षिक परिस्थिति में व्यवहार विज्ञान का विकास। ऑप्शन सी है विद्यालय तथा कक्षा की शैक्षिक कार्य प्रणाली में सुधार लाना। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, विद्यालय तथा कक्षा की शैक्षिक कार्य प्रणाली में सुधार लाना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शिक्षार्थियों को डैश के लिए प्रोत्साहित यानी मोटिवेट नहीं करना चाहिए। आपसे पूछ रहा है नहीं। तो ऑप्शन ए है समूह कार्य में दूसरे शिक्षकों के साथ सक्रिय रूप से अंतःक्रिया करने में, ये करना चाहिए। ऑप्शन बी है अधिक से अधिक पाठ सहगामी क्रिया में हिस्सा लेने में, ये भी करना चाहिए। ऑप्शन सी है कक्षा के अंदर कक्षा के बाहर अधिक से अधिक प्रश्न पूछना, ये भी करना चाहिए। ऑप्शन डी है शिक्षक जो पूछ सकते हैं उन सभी प्रश्नों को उत्तर याद कर लेने के लिए। तो ऑप्शन डी, कभी भी बच्चा को आपको प्रश्न के आंसर को याद करने के लिए मोटिवेट नहीं करना है, यानी आपको रोट मेमोराइजेशन की तरफ बिल्कुल भी नहीं जाना है। रोट मेमोराइजेशन से दूर जाना है, बच्चे को रट्टा से दूर ले जाना है, उसको आपको रियल लाइफ से जोड़ना है, प्रैक्टिकल से जोड़ना है। तो इसका डी सही आंसर हो जाएगा। शिक्षक जो पूछ सकते हैं उन सभी प्रश्नों को याद कर लेने के लिए इस तरह का मोटिवेशन नहीं देना है बच्चे को। तो आंसर डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्यांकन का उद्देश्य है। ऑप्शन ए है बच्चों को उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण घोषित करना। ऑप्शन बी है बच्चा क्या सीखा है जानना। ऑप्शन सी है बच्चे के सीखने वाली कठिनाई को जानना।
ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो मूल्यांकन के अंतर्गत यह सभी आता है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। बता दें कि मूल्यांकन का दो मुख्य टाइप है। पहला होता है फॉर्मेटिव इवेल्युएशन, जो कि सत्र के बीच में होता है, जैसे कि यूनिट टेस्ट हो गया। दूसरा होता है समेटिव इवेल्युएशन यानी योगात्मक मूल्यांकन, यह सत्र के अंत में होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा सीखना अस्थायी यानी परमानेंट होता है? रटकर, बाय मेमोराइजेशन, दूसरा है सुनकर, ऑप्शन सी है समझकर, ऑप्शन डी है देखकर। तो समझकर यानी बाय अंडरस्टैंडिंग इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, परीक्षा के स्थान पर सतत और व्यापक मूल्यांकन यानी CCE कंटिन्यूअस एंड कम्प्रीहेंसिव इवैल्यूएशन गुणवत्तापूर्ण मूलक शिक्षा के लिए अधिक उपयुक्त है, क्योंकि इसमें ऑप्शन ए है संज्ञानात्मक क्षेत्र के मूल्यांकन किया जाता है, ऑप्शन बी है सहसंज्ञानात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन किया जाता है, ऑप्शन सी है मूल्यांकन सतत एवं व्यापक क्षेत्र का होता है, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो बता दें कि CC के अंतर्गत यह तीनों पॉइंट आता है। इसमें संज्ञानात्मक क्षेत्र का और सहसंज्ञानात्मक क्षेत्र दोनों का मूल्यांकन किया जाता है, यानी और सतत एवं व्यापक भी होता है। तो ये तीनों पॉइंट आ जाएगा इसके अंतर्गत, तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा। वैसे मूल्यांकन से संबंधित एक वीडियो है हमारे चैनल पर, उसे आप ज़रूर देखिए, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना बेहतर है, क्योंकि इसमें ऑप्शन ए है यह बच्चे में आत्मविश्वास का विकास करेगा, ऑप्शन बी है अधिगम को सरल बनाएगा, ऑप्शन सी है बौद्धिक विकास में सहायता करेगा, ऑप्शन डी है प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को सीखने में सहायता करेगा। तो जब आप प्राथमिक स्तर पर बच्चे को मातृभाषा में शिक्षा देंगे तो यह प्राकृतिक वातावरण में बच्चे को सीखने में सहायता करेगा, क्योंकि बच्चा उस भाषा से रूबरू होगा, वह अपने मातृभाषा को जानता होगा। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को सीखने में सहायता करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, श्यामपट्ट पर लिखने समय यानी ब्लैक बोर्ड पर लिखने समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? अच्छी लिखावट, दूसरा है लिखने में स्पष्टता और अस्पष्टता, ऑप्शन सी है बड़े अक्षरों में लिखना, ऑप्शन डी है छोटे अक्षरों में लिखना। तो बता दें कि श्यामपट्ट यानी ब्लैक बोर्ड पर लिखने में सबसे महत्वपूर्ण है अच्छा लिखावट, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपकी कक्षा में एक छात्र देर से आता है तो आप क्या करेंगे, यानी आपका क्या रिएक्शन होगा यदि एक बच्चा आपके कक्षा में लेट से आ रहा है? ऑप्शन ए है उसके अभिभावकों को सूचित करेंगे, ये नहीं करना है, ऑप्शन बी उसे दंड देंगे, दंड तो बिल्कुल भी नहीं देना है, ऑप्शन सी है कारण जानने की चेष्टा करेंगे, ऑप्शन डी है उस पर कोई ध्यान नहीं देंगे। तो वह लेट से क्यों आया यह कारण जानने की चेष्टा करेंगे, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप किसी कक्षा में पढ़ाते हैं और एक विद्यार्थी विषय से असंबंधित यानी जो विषय से संबंधित नहीं है एक प्रश्न पूछता है, आप क्या करेंगे? मान लीजिए आप फिजिक्स पढ़ा रहे हैं और बच्चा इतिहास का क्वेश्चन पूछ रहा है, तो आपका क्या उस पर रिएक्शन होना चाहिए? यही क्वेश्चन पूछ रहा है। ऑप्शन ए है उसे असंबंधित प्रश्न पूछने की अनुमति देंगे, ऑप्शन बी है उसे संबंधित प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं देंगे, ऑप्शन सी है उसे गैर अनुशासित समझकर दंडित करेंगे, दंड तो बच्चा को बिल्कुल भी नहीं देना है, ऑप्शन डी है कक्षा के बाद प्रश्न का उत्तर देंगे। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, कक्षा के बाद प्रश्न का उत्तर देंगे। क्योंकि यदि आप जैसे कि फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, यदि आपका इतिहास से क्वेश्चन पूछ रहा है, यदि आप इतिहास का क्वेश्चन बताने में चले गए तो आपका कक्षा का डायरेक्शन किसी और दिशा में जा सकता है, आप डिस्टर्ब हो सकते हैं क्लास से। तो इसका बेस्ट सॉल्यूशन होगा कि जो विषय से असंबंधित प्रश्न हो उसे कक्षा से बाहर उसे सॉल्व करेंगे, यदि विषय से संबंधित हो तो उसे क्लास में ही जवाब देंगे। तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए यानी एजुकेशन का क्या ऑब्जेक्टिव होना चाहिए? ऑप्शन ए है विद्यार्थी को व्यवहारिक कुशलता का विकास करना, ऑप्शन बी है विद्यार्थियों में सामाजिक जागरूकता तैयार करना, ऑप्शन सी है व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थी को तैयार करना, ऑप्शन डी है विद्यार्थी को परीक्षा के लिए तैयार करना। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, व्यवहारिक जीवन के लिए यानी प्रैक्टिकल लाइफ के लिए विद्यार्थी को तैयार करना शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए, इसका सी आंसर हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसी विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है? ऑप्शन ए है उत्तरदायित्व की अनुभूति यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑप्शन बी है सहभागिता यानी कोऑपरेशन,
ऑप्शन सी है आज्ञाकारिता यानी ओबीडियंस, ऑप्शन डी है ईमानदारी हॉनेस्ट। तो किसी विद्यार्थी के लिए सबसे महत्वपूर्ण है आज्ञाकारिता यानी ओबीडियंस होना, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। विकास शुरू होता है, ऑप्शन ए है उत्तर बाल्यावस्था से, ऑप्शन बी है प्रसव पूर्ण अवस्था से, ऑप्शन सी है शैशवावस्था से, ऑप्शन डी है पूर्व बाल्यावस्था से। तो आपको बता दें कि विकास प्रसव पूर्ण अवस्था से यानी प्रीनेटल पीरियड से ही शुरू हो जाता है। विकास वह प्रक्रिया है जो भ्रूण से लेकर गर्भ तक चलने वाली प्रक्रिया है। यह क्वालिटेटिव होता है यानी गुणात्मक होता है, इसमें सभी एस्पेक्ट आता है, इसे हम आकलन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। माता पिता से वंशजों में स्थानांतरित होने वाले लक्षणों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है पर्यावरण, ऑप्शन बी है जीन, ऑप्शन सी है आनुवांशिकता, ऑप्शन डी है होम्योस्टेसिस। तो माता पिता से वंशजों में स्थानांतरित होने वाले लक्षणों को आनुवांशिकता यानी हेरिडिटी कहते हैं। आपको बता दें कि मानव में गुणसूत्रों की संख्या 46 होता है यानी 23 जोड़ा होता है। आपसे जोड़ा में पूछे तो 23 लगाएंगे, यदि आपसे संख्या पूछे तो 46 होता है, जिसमें 44 ऑटोसोम होता है और 2 सेक्स क्रोमोसोम होता है। महिला में XX क्रोमोसोम होता है, सेक्स क्रोमोसोम, और पुरुष में XY होता है, इसे भी आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशिष्ट बालक यानी स्पेशल चाइल्ड की शिक्षा हेतु शिक्षक को ध्यान देना चाहिए। ऑप्शन ए है अपने पहनावे पर, ऑप्शन बी है अनुशासन पर, ऑप्शन सी है व्यक्तिगत आवश्यकताओं व समस्याओं पर, ऑप्शन डी है पाठ्यक्रम पर। तो विशिष्ट बालक के शिक्षण हेतु एक शिक्षक को चाहिए कि व्यक्तिगत आवश्यकता यानी स्पेशल नीड और इसका जो समस्या है यानी प्रॉब्लम है उस पर ध्यान दे। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, व्यक्तिगत आवश्यकताओं व समस्याओं पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान यानी एजुकेशनल साइकोलॉजी का संबंध किससे नहीं है? आपसे पूछ रहा है नहीं है। ऑप्शन ए है मानव व्यवहार का अध्ययन, ये तो है, ऑप्शन बी है मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन, ये भी है, ऑप्शन सी है सीखने के तरीका का अध्ययन, ये भी है, ऑप्शन डी है संचार माध्यमों का अध्ययन। तो शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध संचार माध्यमों का अध्ययन से नहीं है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृद्धि को प्रभावित करने वाला कारक है। ऑप्शन ए है पर्यावरण, ऑप्शन बी है स्वास्थ्य, ऑप्शन सी है आहार, ऑप्शन डी है सभी। तो वृद्धि को सभी प्रभावित करता है, पर्यावरण भी, स्वास्थ्य भी, आहार भी, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आपको बता दें कि वृद्धि क्वांटिटेटिव होता है यानी मात्रात्मक होता है, इसे आप माप सकते हैं जैसे हाइट, वेट, etc। यह एक सर्टेन पीरियड के बाद जाके बंद हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छात्र की प्रयोगात्मक दक्षता का आकलन का यथोचित रूप है। ऑप्शन ए है साक्षात्कार यानी इंटरव्यू, ऑप्शन बी है अवलोकन, ऑप्शन सी है प्रश्नावली, ऑप्शन डी है लिखित परीक्षा। तो छात्र की प्रयोगात्मकता दक्षता यानी एक्सपेरिमेंटल दक्षता का आकलन के लिए उसका यथोचित रूप है अवलोकन यानी ऑब्जर्वेशन करना, तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल केंद्रित शिक्षा के समर्थन में निम्नलिखित में से कौन सा विचारक के द्वारा किया गया है? ऑप्शन ए है एरिक एरिक्सन, ऑप्शन बी है जॉन मेंडल, ऑप्शन सी है BF स्किनर, ऑप्शन डी है जॉन डीबी। तो जॉन डीबी का मानना है कि शिक्षा बाल केंद्रित होना चाहिए यानी चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए, न कि शिक्षक केंद्रित यानी टीचर सेंटर्ड न होकर शिक्षा चाइल्ड सेंटर्ड यानी बाल केंद्रित होना चाहिए, तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा। बता दें कि एरिक एरिक्सन के द्वारा मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत द्वारा मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत दिया गया। मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। स्किनर के द्वारा सक्रिय अनुबंध का सिद्धांत दिया गया। ये एक्स्ट्रा पॉइंट भी आप हो सके तो ध्यान में रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाइस के द्वारा निपुणता अभिन्यास को प्रोत्साहित किया जा सकता है। ऑप्शन ए है शिक्षार्थियों के व्यक्तिगत प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करने, ऑप्शन बी है शिक्षार्थियों की सफलता की तुलना करने, ऑप्शन सी है गृह कार्य के रूप में बहुत अधिक से अधिक अभ्यास सामग्री देकर, ऑप्शन सी है अनपेक्षित परीक्षा लेकर। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, शिक्षार्थियों के व्यक्तिगत प्रयास पर ध्यान केंद्रित करके, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोवैज्ञानिक के अनुसार बुद्धि यानी इंटेलिजेंस क्या है? ऑप्शन ए है सीखने का क्षमता, ऑप्शन बी है अमूर्त चिंतन की योग्यता, ऑप्शन बी है अमूर्त चिंतन की योग्यता, ऑप्शन सी है या तो ए या तो बी, ऑप्शन डी है ए और बी दोनों।
तो बता दें कि मनोविज्ञान के अनुसार बुद्धि यानी इंटेलिजेंस, सीखने का क्षमता और अमूर्त चिंतन की योग्यता भी है। तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा। मूर्त चिंतन वह होता है जो चीज़ आप देख रहे हैं उसके बारे में यदि आप सोच पाते हैं तो वह मूर्त चिंतन में आता है। अमूर्त चिंतन वो होता है जो चीज़ आपको नहीं दिख रहा है फिर भी उसके बारे में यदि आप सोच सकते हैं तो वह अमूर्त चिंतन में आता है। अमूर्त चिंतन यानी जो आपको नहीं दिख रहा है उस चीज़ के बारे में सोच लेना। मूर्त चिंतन यानी जो चीज़ आपको दिख रहा है उसके बारे में सोचना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसका आंसर डी हो जाएगा। बच्चे में संज्ञानात्मक यानी कोग्निटिव विकास, कोग्निटिव डेवलपमेंट है तो उत्तम स्थान क्या है? ऑप्शन ए है विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण, ऑप्शन बी है खेल का मैदान, ऑप्शन सी है सभागार, ऑप्शन डी है घर। तो बच्चे में संज्ञानात्मक विकास यानी कोग्निटिव डेवलपमेंट के लिए उत्तम स्थान है विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो निश्चित रूप से लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपको कोई सुझाव हो तो निश्चित रूप से आप कमेंट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक प्रभावी अध्यापक होने के लिए यह महत्वपूर्ण है, एक इफेक्टिव टीचर होने के लिए क्या महत्वपूर्ण है? ऑप्शन ए है पुस्तक से उत्तरों को लिखवाने पर बल देना, ऑप्शन बी है समूह गतिविधि के बजाय व्यक्तिगत अधिगम पर अत्यधिक ध्यान देना, ऑप्शन सी है विद्यार्थियों के द्वारा प्रश्न पूछने के कारण उत्पन्न व्यवधान को अनदेखी करना, ऑप्शन डी है प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहना। तो एक अच्छा शिक्षक का काम होता है कि सभी विद्यार्थियों के संपर्क में रहना, न कि किताब से आंसर लिखवा देना, किताब से आंसर लिखवा देना। समूह गतिविधि के बजाय में इंडिविजुअल पर फोकस करना, न ही प्रश्न पूछने का आज़ादी देना। तो ये सब गुण एक अच्छा शिक्षक का नहीं होता। एक अच्छा शिक्षक का गुण होता है कि प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहना। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। और बच्चे को प्रश्न पूछने का आज़ादी देना क्वेश्चन था जो अब समाप्त हो रहा है। तो आपको पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, थैंक यू।